कैसा रहा निर्मला सीतारमण का दूसरा बजट? क्या यह बजट अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे ला पाएगा? टाइम्स के सभी दर्शकों का खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट में हुई खास बातों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट संसद में पेश कर दिया है, जहां उन्होंने इनकम टैक्स में कोई रियायत ना देकर मिडिल क्लास को निराश किया है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को काफी तवज्जो दी है। इस बजट को समझने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं। पहले हैं संजीव सिंह और दूसरे हैं कुमार शक्ति शेखर। संजीव जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कई अच्छी चीज़ें हैं और थोड़ी बहुत कमियां भी हैं, जैसा आपने बताया। पहली चीज़ तो ये है कि हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया है। 2 लाख करोड़ के आसपास 137% उन्होंने बजट एलोकेशन बढ़ाया 35,000 करोड़, जिसमें से कोविड वैक्सीन के लिए निकाला है, कोविड के ऊपर खर्च करेंगे। उसके अलावा रेलवे पे बहुत ध्यान दिया है, 1 लाख करोड़ रेलवे पे किया है। हाईवेज पे कह रहे हैं कि 11,000 किलोमीटर हाईवे बनाना है हमारे देश में, तो उसके लिए भी उन्होंने आउटले दिया हुआ है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी अच्छी खबर है। कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्तें आप पूरी करते हैं तो इनकम टैक्स फाइल नहीं करना है 75 साल के ऊपर। हाँ, फाइल नहीं करना है, लेकिन इनकम टैक्स देना है। नहीं, अगर आप उसमें ये है कि अगर आपको पेंशन मिलती है और आप कोई भी डिपॉजिट से इंटरेस्ट कमाते हैं, अगर इन्हीं 2 चीजों से आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स नहीं फाइल करना पड़ेगा। और आप 75 इयर्स या उसके ऊपर है 75 साल के ऊपर ये है। ये प्लस हम कहेंगे। माइनस में ये है कि क्योंकि कोरोना काल था तो लोगों को उम्मीद थी कि जॉब लॉसेस क्लास, सैलरीड क्लास, इन लोगों को भी कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ नहीं आया। क्योंकि संजीव, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी जो माहौल बना हुआ था कि मिडिल क्लास, जो सबसे बड़ा खर्च करने वाला व्यक्ति है इस देश में, उसको जो कॉन्फिडेंस बनना था कि वो अपने सेविंग्स में से निकाल के खर्च करे जिससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल सके, वो उसको कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में रिलीफ से या स्लैब्स में परिवर्तन से जो उम्मीद थी वो नहीं हुई। तो क्या ये कुछ इकोनॉमी जो रिवाइव करने के रास्ते में कुछ बाधा नहीं आएगी इससे? थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन अगर आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार खर्च कर रही है, इवेंचुअली वो पैसा मार्केट में आएगा ही और उससे लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जो धंधे हैं वो चलेंगे। तो दो तरीके की सोच होती है। एक ये होता है कि हमें कंजम्पशन बूस्ट करना है, तो क्या हम अपने सैलरी क्लास को रिलीफ देके वो बूस्ट करें, या फिर सरकार खुद ही वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए जिससे लोगों तक नौकरियां पहुंचे। तो हमें लगता है कि सरकार ने ऑप्शन बी लिया है, जिसमें अभी वो ये चाहते हैं कि जो स्पेंडिंग हो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा हो और उसके जरिए गरीब आदमी, लोगों को रोजगार मिल सके। अच्छा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट की बात कर रहे हैं कुमार, जो संजीव ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाला जा रहा है, इसमें एक चीज अगर आप गौर करें तो बड़ी विचित्र ये है कि पोल बाउंड स्टेट्स जो हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे ज्यादा डाले गए हैं। तो विपक्षी इसमें भी जो है सवाल उठा रहे हैं, क्या ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये किया गया है? देखिए, ये 3 स्टेट्स तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, जो अभी इलेक्शन जाएंगे इस साल कुछ महीनों में, यहाँ पे मेट्रो और रोड कॉरिडोर्स वो बनाने के लिए काफ़ी हज़ार करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया गया है। लेकिन इससे ये नहीं है कि तुरंत 2-3 महीने में सब कुछ तैयार हो जाएगा। नहीं, लेकिन एक सेंटिमेंट, एक जो केंद्र का जो मैसेज देना चाहते हैं हम आपको इतना दे रहे हैं, हाँ, वो तो है। यानी हमारे आप हमारे स्पेशल प्रिविलेज आपको दे रहे हैं हम कि आपके यहाँ ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कॉरिडोर्स बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं। क्योंकि इन्हीं सब स्टेट्स में बीजेपी की नजर है कि यहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं, खासकर वेस्ट बंगाल। हाँ, तो केरला में भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तमिलनाडु में फिर रिपीट करना चाह रहे हैं विद AIADMK। उनका अभी परसों ही JP नड्डा, जो बीजेपी प्रेसिडेंट, उन्होंने अनाउंस किया कि वो अन्ना DMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये पहली बार क्या ये बजट में वहां पे इस चीज को नजर में रखा गया है कि जो पोल बाउंड स्टेट हैं वहां पे हम ये मैसेज आम जनता को दे सकें? हाँ, ये तो रखा गया है। भले इसका फायदा तुरंत नहीं, वो ये सब क्योंकि प्रोजेक्ट्स इनका जेस्टेशन पीरियड ये सब 3 साल के आसपास है। हाँ, 3 इयर्स, तो 3 इयर्स के बाद फायदा पता चलेगा। लेकिन
एक अनाउंसमेंट होने से ही एक हो जाता है कि ठीक है, हम लोगों को कुछ मिला, सेंटर ने दिया, बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ दिया, तो उससे एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर बीजेपी के लिए बन सकता है। अच्छा संजीव जी, अभी तक जो हमने देखा कि किसी तरह काफी हद तक भारत देश में एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर बहुत इग्नोर्ड रहा है। अब क्या सरकार करना क्या चाह रही है, उसकी मंशा क्या है? वो तो बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का है ही। अब उन्होंने कहा है कि शायद 10 या 15,000 सैनिक स्कूल नए बनेंगे, और हायर एजुकेशन में वो 7 ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे वो फोकस करना चाहते हैं, जिनको हायर एजुकेशन का हब बनाया जाए। तो और एक तरफ वो चाहते हैं कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें किसी तरह से थोड़ी और रोबस्टनेस आए, वो थोड़े और उनमें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बेहतर हो सके। साथ ही अगर आप और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, सैनिक स्कूल जैसे अगर आप बनाते हैं, तो उससे भी आप रोज़गार देंगे, और जो बाकी बच्चे हैं जो अभी या तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक और ऑल्टरनेटिव पैदा कर देते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो सरकार की सोच है अभी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सैलरीड क्लास, हम लोग सैलरीड क्लास है, अगर हम अपनी बात ना करें, लेकिन अगर हम ऐसे राष्ट्र की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकार अपने ऊपर ही खर्च कर रही है ना, उसमें बनेगा, उसको बनाने में जो जाएगा तो उससे लोगों को नौकरी मिलेगी और राष्ट्र निर्माण में काम भी होगा। और इसका एक और है सेंटिमेंट्स, देखिए कि सैनिक स्कूल बन रहा है। हाँ वही मैं, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। सैनिक स्कूल तो सैनिक स्कूल, सैनिक मतलब डिफेंस को और पेट्रियोटिज्म को, नेशनलिज्म टाइप्स, इसको एम्फसाइज किया गया। जिस तरह से फौज में पद खाली पड़े हैं बहुत सालों से, इस पे डिस्कशंस हो रहे हैं, तो एक तरह से एक नया पूरा कैडर तैयार किया जा रहा है। चाइना है उधर, पाकिस्तान है, ये सब जो कर रहे हैं, तो इससे हो सकता है जो सैनिक स्कूल तलिया से जो निकले हुए बच्चे होंगे, तो उसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज वहीं से लोग फिर एनडीए वगैरह जाते हैं। तो वो ऑप्ट करते हैं, वो उसी कल्चर में वो ग्रूम किया जाता है। तो उससे उनको एक सरकार को भी फायदा मिलेगा कि ज्यादा ज्यादा लोग, तीनों जो विंग्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वहां पे उनको मिलेगा। इनका जिस तरह से फौज को लेके जो इनका एक डिफरेंट आउटलुक है पहले के सरकारों से, उसको भी बल मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइवेटाइजेशन की बात फिर से कर रहे हैं कि एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करेंगे, पवन हंस को प्राइवेटाइज करेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज में एफडीआई लाएंगे। ये क्या इन्होंने ऐसा करके विपक्षियों को एक पॉइंट नहीं दे दिया आलोचना करने का? देखिए, ये तो 2 दशकों से चल रहा है। जब अटल बिहारी जी की सरकार थी तब से हम प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक प्रोजेक्ट के तरीके से धीरे धीरे करें तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई प्राइवेटाइजेशन मत करिए। आप अभी सरकार पे यही उंगली उठा सकते हैं कि ये प्राइवेटाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके 2 या 4 करीबी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको ये देना चाहते हैं। हाँ, वही उसी के मद्देनजर जो है। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप देखें तो हमारे इतने सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो विच आर नॉन परफॉर्मिंग, तो उन पे आप वैसे ही सरकार खर्च कर रही है, तो वो वैसे ही ब्लीड कर रहे हैं, उन पे खर्चा करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो अगर सिस्टमैटिकली और स्ट्रेटेजिकली सरकार प्राइवेटाइजेशन को बल देती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। अब जैसे एयर इंडिया ही कितनी कोशिशें कर ली गई, उसे नहीं बिक रहा, कुछ नहीं बिक रहा। एक तो उसका रिजुविनेशन नहीं हो पाया, उसका बहुत कोशिश की, बहुत पैसे खर्च किए गए कि चलिए रिजुविनेट हो जाए वो, फिर से वो फायदा नहीं हुआ, बिक भी नहीं रहा है। तो अब क्या किया जाए? प्राइवेटाइज नहीं किया जाए, उसका कोई लॉस नहीं लेना चाहता अपने साथ। भाई अगर 100 रुपए की चीज है तो उसके साथ 300 रुपए का नुकसान भी है। अगर आपको इसमें बजट में के ऊपर, इस जो बजट पे 10 में से आप कितने नंबर देंगे? हमारे हिसाब से 7 नंबर तो बनते ही हैं। 8 दे सकते थे अगर मिडिल क्लास का भी जो है कुछ ध्यान रखा था। लेकिन यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है तो पैसा किसी न किसी तरह घूम फिर के इकोनॉमी में आना चाहिए। कुमार, आप कितने नंबर देंगे? 8 तो मैं दे दूंगा, क्योंकि आप थोड़े से लिबरल हैं। नहीं, इसलिए क्योंकि देखिए मिडिल क्लास के लिए रिलीफ होना चाहिए था, वो सैलरीड क्लास के लिए जरूर होना चाहिए था, लेकिन कुछ एडिशनल बर्डन नहीं हुआ है। ये और भी एक हाँ एडिशनल बर्डन नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, जो 75 इयर्स सीनियर सिटीजन्स के लिए जो किया, रिलीफ दिया, वो बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत अच्छी बात है। तो आप दोनों हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहां हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।